हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ग्रुप 15 से लेके 18 तक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जाम से लेके आया हूँ। तो अब आपका काम ये है कि आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, और नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे देखना है कि सर कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम विद इन 50 to 60 डेज बस है ना, बहुत ही पास है। तो अब और कमर कस लो। अभी तक जो आपने जिस लेवल पे आके तैयारी नहीं की है उस लेवल पे आना पड़ेगा, तभी हम दूसरे लोगों से कॉम्पिटिट कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखना जरा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखो यहाँ ऑक्सो एसिड से है। पहला क्वेश्चन किससे है? ऑक्सो एसिड से। तो ऑक्सो एसिड्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड होता है उसका नाम होता है इक एसिड। जैसे यहाँ पे अगर लिख के आपको समझाया जाए, बताओ क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई होता है तो उसके नाम के आगे इक लग जाता है बच्चों। ठीक है। और मैक्सिमम से अब आप दो कम कर लो, यानी कि एक ऑक्सीजन माइनस कर लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम में है तो उसके नाम के आगे अस आएगा। ठीक है। और मैक्सिमम से चार कम में है, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ से और कम हो गया, तो प्रीफिक्स भी आता है हाइपो और सफिक्स भी आता है बच्चों, अस आता है। ठीक है कि नहीं? बताओ, इतनी कहानी क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पायरो वर्ड कब आता है? जब आपके दो इक एसिड हैं, ठीक है, तो उनको आपने हीट किया और वहां से वाटर एलिमिनेट हुआ, तो वहां से जो एसिड बन के आएगा वो कहलाएगा पायरोइक एसिड। वो क्या कहलाएगा? पायरोइक एसिड कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, अब आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सल्फर के लिए। और एक बात, अगर आपने एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो आ गई आपकी मैक्सिमम के इक्वल आ गई, ठीक है नहीं? नहीं, तो यहाँ पे आपको ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैसी लिंकेज देखने को मिलेगी? ऑक्सी लिंकेज, यानी कि बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो आपको यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। तो कैसी लिंकेज होगी बच्चों? पर ऑक्सी लिंकेज। वहाँ पे आपको बीच में क्या है? दो ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? बताओ। तो ये नेमिंग और स्ट्रक्चर के लिए रूल है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम अप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन में, ध्यान से देखना आप। अगर इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं तो देखो आप क्या देखोगे। अगर इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो देखना जरा आप। सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ लेते हैं, सबसे इजी है, हमें पता भी है। ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका H2SO4। और यहाँ पे सल्फर जो प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो एक्स मान के। ठीक है। एक्स लेट करके निकालो तो +6 आएगी। +6 आएगी तो मतलब मैक्सिमम है ना, सल्फर ग्रुप कहाँ है? 16 में। ठीक है। तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस NH2NP4 होती है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये लोग मैक्सिमम +6 में एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ऑक्सी लिंकेज होगी, ये इसका बेसिक स्केलेटन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ऑक्सी लिंकेज बन रही है, ऑक्सीजन बीच में और सेंट्रल एटम सल्फर और साइड एटम ऑक्सीजन के H हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो क्या नजर आ रहा है आपको? सर हमें नजर आ रहे हैं दो सल्फर बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो सल्फर सिंगल बॉन्ड OH। तो ये देखो आप, क्या बेटा बी का फोर्थ से मैच नहीं हो रहा है? देखो कहाँ पे दिया है बी का फोर्थ, दो जगह दिया है सर। तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, बी और डी क्या है? एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? बताओ, रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना? ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ठीक। ऑनलाइन शेड्यूल में खाली नहीं है क्लास, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा। अब देखो आप, अब आती है बेटा सल्फ्यूरस पे। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट इक में दो से कम कर दो तो अस आता है। वो कैसे होगा? एक ऑक्सीजन कम करके। वो कैसे होगा? एक ऑक्सीजन कम करके। तो बेसिक स्केलेटन तो बना ही लो आप, और आप जो है जितने H ऑक्सीजन के साथ लगा सकते हो लगाओ, वरना फिर आपको सेपरेटली लगाना पड़ेगा। तो ये रही कहानी सल्फ्यूरस एसिड की। तो सल्फ्यूरस एसिड में क्या है? दो सल्फर डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। दो क्या है यहाँ पे? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, 2 मिनट पॉज लेना। 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया सर, है ना? 1 मिनट।
फिर स्क्रीन पे आपको सब एकदम चकाचक दिखने लगेगा। दो सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन ढूंढो, तब तक कहाँ पर है? एक दिखा रहा है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लोन पेयर रहेगा क्या? लोन पेयर भी नहीं है। चलो बच्चों, आ गई ना लाइट जी? ठीक है, इसको मैनुअल कर देते हैं। स्ट्रक्चर में बच्चों गड़बड़ी है थोड़ी सी। गड़बड़ी क्या है जरा देखना आप। यहाँ पे आपको क्या है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद आप देखना यहाँ OH ग्रुप आएगा, 2H है, और एक आपको लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, एक सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो यहाँ पे क्या है, सल्फर सिंगल बॉन्ड OH। तो ये देखो डी का सेकंड से मैच हो रहा है। ठीक है, तो डी का सेकंड यहीं दिया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको पायरो भी समझा देता हूँ। ठीक है, बताया भी था मैंने। जैसे दो इक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे अब आप वाटर एलिमिनेट करो, तो वाटर में H2O होता है। अभी टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4। ठीक है, तो आपने 2 कम कर दिए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 4 8, आपने 1 कम कर दिए, बचे 7। तो सल्फर में कोई चेंज नहीं आया। वाटर में से 2 हाइड्रोजन गए, 4 हाइड्रोजन थे, तो 2 बचे रह गए, तो H2S2। और ऑक्सीजन 8 थे, 7 बचे रह गए, H2S2O7। यही क्या है बच्चों, यही है आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे अगर सल्फर की। ठीक है, तो ये x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी, +7 आएगी, देख लेना आप। देखो, +2 -14, तो माइनस का 12, उधर जाके प्लस का 12। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये +6 आ रही है, मैक्सिमम के इक्वल आ रही है। तो मैक्सिमम के इक्वल आती है तो ऑक्सी लिंकेज होती है, बना दी। उसके बाद इसका बेसिक स्केलेटन पूरा किया, सल्फर के 6 बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है, अब आपके पास देखो ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 5 तो यूज हो गए, 7 थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये देखो। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक SOS बॉन्ड दिख रहा है, 4 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहे हैं और 2 सल्फर सिंगल बॉन्ड OH दिख रहे हैं। तो सी का मैच किससे हो जाएगा, सी का मैच हो जाएगा बच्चों फर्स्ट से, वो भी यहाँ दिया हुआ है। फिर ए इसका डी तो बचता ही है। ठीक है कि नहीं, बताओ। ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से अब कंपाउंड्स को हटा दिया गया है। तो यही जनरल ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, जनरल प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को हटा दिया तो जनरल ट्रेंड्स ही बचे, और वही इंपॉर्टेंट है, वही अलग से सिलेबस में क्या है, मेंशन है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। देख लो क्वेश्चन सही से एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। यूरिया reacts with water to form a compound A which will decompose to form B when passed through copper 2+. Deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? तो देखो यहाँ पे डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स किस वजह से आता है। अगर मैं डीप ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो वो इस कंपाउंड की वजह से आता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर इसको आप समझने की कोशिश करो तो यूरिया क्या है बेटा, यूरिया है NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया होता है। तो इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करी, ठीक है, एक कंपाउंड बना। उसके बाद आपने इसे क्या किया, उसके बाद आपने इसे हीट किया है। ठीक है, तो यहां से हीट करने के बाद आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा, ठीक, यहाँ से अमोनिया गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अमोनिया गैस क्या है आपके पास, अलग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो ये जो अमोनिया गैस है ना,
ये फर्दर रिएक्ट करती है बेटा, मतलब ये जो कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन है और इनके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि होता है CuNH3 का होल 4। कॉपर यहाँ पे 2+ में रहता है, अमोनिया न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी की वजह से क्या आता है, ब्लू कलर आता है। तो ये आपका सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन भी हो गया कि कॉपर 2+ आइंस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। कंपाउंड्स का है क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेट किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2020 का क्वेश्चन है। चलो आया हुआ है तो इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, HNO3 के साथ हीट करोगे अगर आप, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, अगर आपका कोई भी मतलब मेटल है, ठीक है, तो मेटल का यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा, मेटल का क्या बन जाएगा, नाइट्रेट, साथ में NO2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है। चल कोई भी अगर मेटल है तो वो मेटल का नाइट्रेट बनाएगा और साथ में क्या है, NO2 गैस लिबरेट करेगा। तो जनरल बात है ये। अब आप कॉपर के साथ करा दो कॉन्क HNO3 की, लगभग 80% इसकी कंसंट्रेशन रहती है, तो कॉपर का नाइट्रेट +2 में बना लेना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, साथ में NO2 गैस क्या है, लिबरेट हो जाएगी। बताओ आंसर देख लो क्या बन रहा है, कॉपर का नाइट्रेट और NO2, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये मतलब एसिड्स के साथ रिएक्शन, ये तो आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स के साथ मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ कैसी होती है। यहीं अगर कोई नॉन मेटल होता तो उसका एक एसिड बन जाता, सल्फर होता सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता, ठीक है। और तो ये ऑक्सीडाइज करके उनको एक एसिड बना देते हैं, ठीक है, नोट करो उसको, इंपॉर्टेंट बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, a compound X upon reaction with H2O produces a colorless gas Y with rotten fish smell। तो देखो अगर आपको रिएक्शंस नहीं भी याद हैं तो आपको ना उनका क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होता है कंपाउंड्स का वो पता होना चाहिए। देखो रॉटन फिश लाइक स्मेल किस में से आती है, ये आती है बेटा फॉस्फीन गैस में से, PH3 में से, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको। रॉटन फिश स्मेल किस में से आती है, PH3 में से, ठीक है। गैस Y is absorbed in a solution of CuSO4 to give Cu3P2 as one of the product। predict the compound X। तो X कंपाउंड क्या रहा होगा, देखो फॉस्फीन बन रहा है यहाँ से वाटर के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये फॉस्फाइड रहा होगा, ये यहाँ पे क्या रहा होगा, फॉस्फाइड। तो इसके साथ अगर मैं रिएक्शन लिखूं Ca3P2, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम क्लास में बताते भी और अभी भी मैंने बताया था, हेलाइड्स हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जरूर पढ़ना सारे कंपाउंड्स की। तो जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाटर H+ की तरह है और OH- की तरह, यहाँ कैल्शियम 2+ की तरह है और फॉस्फोरस कैसे है, 3- की तरह। तो आप अपोजिट चार्जेस आयंस का एक्सचेंज करा लो, कैल्शियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और फॉर्मूला ये रहेगा। साथ में फॉस्फोरस का हाइड्राइड बन जाएगा PH3, जिसको आप है ना फॉस्फीन भी बोलते हो। ये क्या है बच्चों, फॉस्फीन है, इसी की वजह से रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या रहने वाला है, Ca3P2 रहने वाला है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो 2019 नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ठीक है। 13-14 ग्रुप में कार्बाइड्स की इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे आप देखो फॉस्फाइड की इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक। हमें बाकी जानकारी नहीं थी बट इतना पता था रॉटन फिश लाइक स्मेल PH3 की वजह से आती है और ये तभी बन सकता है जब फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो फॉस्फोरस फॉस्फाइड में ही नेगेटिव रहेगा और वाटर में H+ पॉजिटिव, तो अपोजिट आइंस का हमने क्या करा दिया, एक्सचेंज करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। तो ये बात मैंने आपसे बॉन्डिंग में भी डिस्कस कर रखी है, बॉन्डिंग चैप्टर में PCl5 की ज्योमेट्री डिटेल में बताई गई है, आपको फिर से बता देते हैं एक बार। देखो PCl5 की अगर आपसे बात करें तो PCl5 में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, PCl5 में क्या है, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। तो फॉस्फोरस के पास सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
होते हैं सर। अब 5 क्लोरीन आ गए तो फिर पांचों को क्या है, बॉन्डिंग में यूज होना पड़ेगा। पांचों को क्या है, बॉन्डिंग में यूज होना पड़ेगा, ये कहानी रहेगी। ठीक, यहाँ पे देखो आप कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे होंगे आपको। नजर कहाँ आएंगे सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ठीक है, वेट करो, सही करते हैं इसको। ठीक, कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोरस के सिग्मा बॉन्ड, बताओ। 5 दिख रहे हैं ना, फॉस्फोरस के सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 5। ठीक है, तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड का केस है, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहने वाली है और शेप रहने वाली है। किस तरीके से बनाओगे देखो, तो यहाँ पे एक तो ये ट्राइंगल बनेगा और इसी ट्राइंगल पे पिरामिड बनेगा। तो ये बॉन्ड जो बनते हैं ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से मतलब मिक्स होता है, और ये वाले pd की वजह से इन्हें एक्सियल बोला जाता है, इन्हें इक्वेटोरियल बोला जाता है। ठीक, तो PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव होता है भाई, जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, बिकॉज एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास होते हैं। बट यहाँ क्या है, ये पीडी ऑर्बिटल से बन रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात कहना गलत है बेटा, रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव नहीं होते हैं। हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है ना। ठीक है, 3 इक्वेटोरियल PCl5 बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। हाँ, ये देखो इक्वेटोरियल में कितना बनेगा, इक्वेटोरियल में कितना एंगल बनेगा, 120 का, पता भी है आपको। ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं इन वालों के बीच कह रहा हूँ बस मैं। ठीक है, हाँ सर 120 का बनेगा, ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देखो 180 का बन रहा है। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। ठीक है, वो कह रहे हैं एक्सियल PCl बॉन्ड्स क्या है, लॉन्गर है इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड से। सही बात है, तभी तो वो ब्रेक हो पाए इजीली, है ना। तो बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो इनकरेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज में है बच्चों, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो हमेशा ध्यान रखना आप, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, तो मैं आपको बता दूं ये किस वजह से है। इट इज ड्यू टू पीएच बॉन्ड्स। ठीक है, जो फॉस्फोरस ने डायरेक्टली हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना रखा है उसकी वजह से रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पीएच बॉन्ड आपको कहाँ दिखेंगे, H3PO2 में। स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये देखो यहाँ पे आपको क्या है, 2 पीएच बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ पे एक ही पीएच बॉन्ड मिलेगा, यहाँ तो पीएच बॉन्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी किसकी होगी, H3PO2 की। ठीक है भाई, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है आपका, मतलब दूसरों को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या है, हाइड्रोजन सप्लाई करने पड़ेंगे, तो ये वाले हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे दूसरों का रिडक्शन कराने के लिए। तो जब भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछी हो तो आप वहां पे क्या देख लेना, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स। पीएच बॉन्ड कह रहा हूं, POH बॉन्ड नहीं कह रहा हूं। ठीक है, देख लो, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स। ठीक है, फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन एसिड्स का क्या कहानी रही होगी, कौन मोनोप्रोटिक है कौन डाइप्रोटिक है, बताओ, बताओगे, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सिंपल, आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है उसी को फॉस्फोनिक एसिड बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका फॉस्फोरस है, ठीक है, उसको फॉस्फोनिक बोल देते हैं। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये नजर आएगा कि सर इनका जो प्रोटिक नेचर ये बता रहे हैं, प्रोटिक नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कोई मोनो है, कोई डाई है, कोई ट्राई है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक, तो ये बात हमसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये तो इनकरेक्ट ही हो गए बच्चों। ठीक है, बोथ आर डाइप्रोटिक और बोथ आर
ट्राइप्रोटिक। ये बात तो गलत हो जाएगी। आप देखो वहां से बाकी चीजों में से कौन सा आपको मोनोप्रोटिक लग रहा है, कौन सा आपको डाइप्रोटिक लग रहा है, बताओ। प्रोटिक देखो आप, प्रोटिक डिसाइड होगा बच्चों OH बॉन्ड से। प्रोटिक किससे डिसाइड होगा? OH बॉन्ड से डिसाइड होगा। बताओ जल्दी से। बता दिया है मैंने आपको, आंसर आपको पता है, ठीक है। ये है आपके पास फॉस्फेनिक एसिड, ठीक, फिनिक की स्पेलिंग फिनिक, और ये क्या है? फॉस्फोनिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में नाम दिए हैं इनके, बताओ। देखो एक बार फिर से बता दूं आपको, ध्यान से देखना। अगर इनके नाम के बारे में बात करी जाए तो पहले क्या था? फॉस्फेनिक था ना। फॉस्फेनिक एसिड क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखना। फॉस्फेनिक एसिड ये रहा आपके सामने, यहाँ H और OH। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? याद कर लो, इसका फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO2, ठीक है। फॉस्फोनिक एसिड का देखो, फॉस्फोनिक एसिड क्या है? फॉस्फोनिक एसिड है बच्चों H3PO2। PO2 तो वो था PO3। बनाओ इसका स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और 3 H है ना, तो इनको किस तरीके से लगाओगे आप? मजबूरी है सर, 2 H तो हमने ऑक्सीजन बचे थे उनके साथ लगा दिए, अब एक H अलग से लगाना है तो लगा। अब ये देखो OH बॉन्ड एक है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोप्रोटिक। फॉस्फेनिक क्या हो जाएगा? मोनोप्रोटिक। और फॉस्फोनिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइप्रोटिक। अब देखो आप स्टेटमेंट्स में देखो जरा। तो अगर आप स्टेटमेंट्स में देखते हो तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा सर फॉस्फेनिक मोनोप्रोटिक है, ए ऑप्शन में दी है ये बात, ठीक है। फॉस्फेनिक क्या है? मोनोप्रोटिक। और फॉस्फोनिक क्या है? डाइप्रोटिक है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट पूछा था ना इस बार, इनकरेक्ट माइंड में क्या चल रहा है? इनकरेक्ट चल रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। H3PO2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर मैंने आपको बताया है अभी। ऑक्सो एसिड्स का रिड्यूसिंग बिहेवियर किस वजह से होता है? ये होता है पीएच बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाओ इसका। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे H3PO2, ठीक है, ऑक्सीजन दो ही है ना अपने पास, एक तो हमें डबल बॉन्ड से लगाना है, बाकी H के साथ ये 2 पीएच बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? 2 पीएच बॉन्ड है, तो प्रेजेंस ऑफ 1 POH एंड 2 पीएच बॉन्ड, ठीक। तो डी ऑप्शन में सही बात लिखी है, पीएच बॉन्ड की वजह से होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, तो ये वो चैप्टर्स हैं मतलब जिनकी आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ते हो, उनके क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कन्वे हो जाता है। नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर गलत है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये ऑर्डर क्या है? गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, जिसकी वजह से इनका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? आपको इनकी जो पुरानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करके, है ना, आपको इन्हें वेपर स्टेट में ले जाना है। तो H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत सबसे ज्यादा, इन्हें तो सबसे स्टार्टिंग में रखना चाहिए था। उसके बाद आप मॉलिकुलर मास देख लो, तब वेंडर वॉल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। पहले तो वाटर को विनर बना दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। बताओ, मॉलिकुलर मास के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्या? मॉलिकुलर मास के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है सर? वाटर का तो सबसे कम वो था
फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। रीज़न मैंने बता दिया, वाटर के एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न क्या है उसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2 हीट। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है आप हीट करते जा रहे हो और किस पॉइंट पे आके वो कंपाउंड ब्रेक हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो वो डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो आप कहोगे सर जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी। और बॉन्डिंग में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या रहता है ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का? बताओ सर। ये रहता है कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं अगर उनका साइज कंपेरेबल है तो बॉन्ड अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे H2O में क्या रहने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और आपके ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात अगर मैं करूं कौन से बनेगा हाइब्रिडाइजेशन? तो 2p से। ठीक, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से, तो यहाँ पे आपका 3p हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो आप साइज का डिफरेंस बढ़ते जाएगा तो बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? वीक। तो अगर मुझे बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो इधर को इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देख लो आप ध्यान से, तो H2O को सबसे ज्यादा यहाँ बताया है। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से TO टेलुरियम और ये आ गया आपका। ठीक है, H2PO, तो ये सबसे कम। तो ये ऐसा कहाँ दिया है? आप ऐसा D ऑप्शन में दिया है, ये सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है? थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड होगी किससे? बॉन्ड स्ट्रेंथ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस वजह से होती है? H+ आयंस रिलीज करने की वजह से। अब कंपाउंड में से H+ आयन निकलेंगे कैसे? जब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो? कम। तभी आप इजीली H+ आयंस को वहां से रिलीज करवा सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पता है कौन कौन से कंपाउंड है। सल्फर है। ठीक है, तो इधर नीचे जाते समय हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? कब? ठीक है, यहाँ जाते समय आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी कह लो, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। ये कह सकते हो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। आप क्या कह सकते हो? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक, तो एबिलिटी टू रिलीज H+ आयंस, ये क्या हो जाएगी? ये एबिलिटी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। वो बॉन्ड वीक हो गया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप कहोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो आप ध्यान से, H2TE की सबसे ज्यादा, उससे कम H2SE, देन H2S। ए ऑप्शन में ऐसा दिया है देखो। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का समझ आया? किस हिसाब से आप बता सकते हो? ठीक है, ओके है ना मामला सब? ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखना आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। तो अगर आपको पता हो बच्चों, ये अमोनियम डाइक्रोमेट जो है इसको हीट करने से नाइट्रोजन गैस बनती है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है नाइट्रोजन गैस का। अगर इसको आप हीट करते हो तो इसको मैंने बताया भी है क्लास में कैसे आप ध्यान रख सकते हो। जितने वाटर निकाल सकते हो निकाल दो। तो हमारे पास एक वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो 8 हाइड्रोजन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, जिसके लिए 4 ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में जो बच रहा है यानी कि N2 ये बनेगा। और देखो आप, क्रोमियम 2 बच रहे हैं, ऑक्सीजन 3 बच रहे हैं, तो Cr2O3। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ऑक्सीजन गैस बनता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है कि नहीं? इसका प्रोडक्ट बताएं तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन ही गैस देता है, KClO कर लेना। ठीक है, K2Cr2O7 का बताया जाए तो यहाँ से भी आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, क्रोमेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है।
ठीक, तो ये बी ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन गैस मिलता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है बच्चों किसका, नाइट्रोजन गैस का। यहाँ आपको ऑक्साइड्स का नेचर बताना है, तो जनरली मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ध्यान से देखो आप। और जिंक एल्यूमिनियम है ना, मैंने आपको निमोनिक भी बता रखा है, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, तो वो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। जनाबे आली में एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। लगा दो बेटा इसको, मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, ठीक है, 3 न्यूट्रल भी बताए थे, CO, NO और N2O। देन बेरियम है, बेरियम क्या है, मेटल, तो बेसिक होगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कैसा होगा, एसिडिक। A का 2 B का फर्स्ट, ठीक है, A का 2 B का फर्स्ट, और 3 का C का 4 और D का 3, तो ये आपका बी ऑप्शन है, इसमें दिया है। ये चीज़ पीरियोडिक में भी आपको बताई जाती है, तो कोई ऐसा इसमें है ना दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने बता भी दिया। मेटल्स के बेसिक, नॉन मेटल्स के एसिडिक, जिंक एल्यूमिनियम इन सब के एम्फोटेरिक, और आपके पास CO, NO, N2O न्यूट्रल। नेक्स्ट देखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव some properties in common, which property is shown by one of these compound but not by the other। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इज लगा लेना, यहाँ पे क्या कर लेना, इज लगा लेना, इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। एसिड रेन के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट भी दोनों है, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं, वाटर में सॉल्यूबल भी है। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव की, तो दोनों को फूड प्रिजर्वेटिव की तरह आप यूज नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एज OO लिंकेज, यानी कि पर ऑक्सी लिंकेज। ये कौन सी लिंकेज है बच्चों, ये है पर ऑक्सी लिंकेज। ये कैसी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है, ठीक हुआ, कैसन बा बताओ, ठीक हुआ कि नहीं। तो पर ऑक्सी लिंकेज कहाँ पे होती है, जब आपने X मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो मैक्सिमम से क्या है ज्यादा, उस जगह पे क्या होती है, उस जगह पे होती है सर पर ऑक्सी लिंकेज। तो ध्यान से देखो आप, कहाँ पे नजर आ रही है पर ऑक्सी लिंकेज, ये देखो H2H2O8। यहाँ पे जो सल्फर है बच्चों, यहाँ पे जो सल्फर है वो +7 में प्रेजेंट है, तो इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, पर ऑक्सी लिंकेज आपको बनते हुए दिखेगी वहां पे, ये रहने वाला है। S डबल बॉन्ड O पूछ सकते हैं 4, S सिंगल बॉन्ड OH पूछ सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। यहाँ पे आपके ऑक्सी लिंकेज होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सी लिंकेज हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तो ऑक्सो एसिड्स इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। H2H2O7 को ये क्या कहा जाता है, ओलियम कहा जाता है। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये मिक्सचर होता है बच्चों, H2SO4 प्लस SO3 का। तो SO3 का अमाउंट बताने के लिए आप परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम पढ़ते हो, फ्री SO3 का, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, in which pair of ions both the species contains sulfur sulfur bond। ठीक है, तो मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आप देखो S4O6 थायोनिक एसिड वाली सीरीज है बच्चों। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फर सल्फर बॉन्ड है कि नहीं, तो S4O6 में तो है सर। और देखो आप H2O7 में नहीं होगा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वाला है, या SOS बॉन्ड होगा। H2O8 में नहीं होगा, ये क्या है आपका, ये आपका वो है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाला, H2H2O8 वाला। तो बचता कौन सा है बच्चों, H2O3। कौन सा बचता है, H2O3, ठीक है। तो S4O6 और H2O3, इनमें क्या होगा आपके पास, सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होगा, इनमें प्रेजेंट होगा सल्फर सल्फर बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं बताओ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखना, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF, HCl, HBr, HI। तो अभी अभी मैंने आपको बताया
कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी टू रिलीज H+ आइंस पे डिपेंड करती है, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक होती रहेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे ये 1s के संग बॉन्ड बनेगा, ये 2p के संग, ये 1s 3p के संग, तो साइज जो ऑर्बिटल्स का साइज डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, वीक होती रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, HI जो है सबसे अच्छा एसिड होगा। अब इनका रीजन पढ़ो, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स FCl, Br, I इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF डिक्रीजेस सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। दोनों बात सही है बच्चों, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। रीजन मैंने आपको उधर H2O वाले में भी बता दिया था भाई, जितना आराम से H+ रिलीज हो जाएगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। अब H+ के रिलीज करने की एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और डाउन द ग्रुप ऑर्बिटल्स के साइज का डिफरेंस बढ़ता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट strictly according to the properties indicated against it। एक बात आप यहाँ पे समझ लो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के वैल्यू के। ठीक है, मतलब जिस एसिड का pKa जो है वो कम, वो अच्छा एसिड, वहीं जिस एसिड का Ka ज्यादा, वो एसिड अच्छा। तो आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया है कि इधर को जाते समय डाउन द ग्रुप H2O से लेके H2S, ठीक है, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। ठीक, इधर को जाते समय आपने क्या देखा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही थी, है ना, इधर को जाते समय बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही थी, जिसकी वजह से H+ रिलीज करने की एबिलिटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इधर को जाते समय एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इधर को जाते समय क्या हो रहा है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से pK वैल्यू कम होगी, बट इन्होंने इसको इंक्रीजिंग pKa कह रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। हमें बता दें नॉट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये सही ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो आप, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा हाइयर से, हाइयर से लोअर में आना क्या होगा, रिडक्शन, हाइयर से लोअर में आना क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो खुद का जो रिडक्शन कराएगा वो दूसरों को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो हमें कौन नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजेंस। देखो सारे जो है वो मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, सही बात है, इवन फ्लोरीन भी बनाता है HOF, ठीक है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन करवा लेते हैं। ऑल बट फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसा नहीं है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ओनली एग्जिस्ट इन +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्लोरीन नहीं दिखाता है। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे है, जो कि सारे हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन नहीं दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आपको देख के तो लगेगा कि नॉर्मली जो डिक्रीज होता है वो होना चाहिए, बट ये होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन में तो 2p है, बट क्लोरीन में जो बॉन्ड है वो 3p के बीच है। अब आप लोन पेयर्स को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या है, 3 लोन पेयर दिखेंगे। लोन पेयर जो है वो प्योर p ऑर्बिटल्स में अभी रिसाइड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स में धक्का मुक्की मचने लगती है, जिसको आप कहते हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो कि फ्लोरीन बॉन्ड में होता है, बट क्लोरीन बॉन्ड में नहीं होता है। तो इसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा होगी। बाकी आपका नॉर्मल ट्रेंड चलते रहेगा, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का साइज
का मतलब बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। ठीक है, तो क्लोरीन को विनर कहाँ बना रखा है, देखो यहाँ नहीं बनाया है, तो ये गलत। वो आई नहीं है बच्चों, वो एल है, वो ऐसा मतलब बना दिया है, लग नहीं रहा है, बनाया है। यहाँ भी फ्लोरीन को जिता रखा है, गलत है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ I2 को, भाई क्लोरीन जब फ्लोरीन से ज्यादा हो गया तो और किस सबसे तो हो ही गया, तो बचता कौन सा है आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया। सबको लगेगा 2p का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बट ऐसा नहीं है, ड्यू टू दीज 3 लोन पेयर्स विच कॉजेज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स, the variation of the boiling points of the hydrogen halides HF, HI, HBr, HCl, बिल्कुल सही ऑर्डर लगा है बच्चों। HF का हाई का रीजन क्या है, HF के हाई का रीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के हाई का रीजन यहाँ पे क्या होगा, ये रहेगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखो आप, व्हाट एक्सप्लेन्स द हाइयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, कौन जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइयर बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, तो आपको अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन एक्सप्लेन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मेथड का नाम दिया है और आपको कंपाउंड का नाम दिया है जो उससे क्या होता है, मैन्युफैक्चर। तो ये आप पढ़ते आ रहे हो भाई, हैबर्स प्रोसेस, इससे क्या बनता है, इससे अमोनिया बनता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। डीकेन्स प्रोसेस, इससे क्या बनता है, क्लोरीन। तो अगर एक आध का आपको नाम नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को क्या है, कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो सिंपल चीजें उनको तो याद करो, ताकि है ना एलिमिनेशन से आप बाकी चीजों को अटेम्प्ट कर पाओ। तो बी का थर्ड एक ही जगह दिया है, बताओ। हैबर्स प्रोसेस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और हैबर्स प्रोसेस का नाम हम सब सुनते हैं, इक्विलिब्रियम में सुनते हैं, है ना, और हम यहाँ पे भी सुनते हैं अपना मेथड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, ऑक्सो एसिड्स है ये हेलोजन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी रहती है बच्चों, ऑक्सो एसिड्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, हाइड्रा एसिड्स के लिए नहीं, फॉर ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के लिए क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो HClO4 में अगर आप देखते हो तो ये +7 में है, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। HClO3 में देखो +5 में है, क्लोरिक एसिड बोला जाता है। HClO2 में देखो +3 में है, क्लोरस एसिड बोला जाता है। HClO में देखो +1 में है, हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है। तो आप देख रहे हो प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, बताओ, यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होते हुए दिखेगी। ठीक है कि नहीं, बताओ, बात समझ आ रही है। ऑर्डर क्या रहने वाला है, देखो आप यहाँ पे, HClO4 का सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, HClO3, HClO2, ये डी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। नीट 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। O3 मॉलिक्यूल बेंट है, कह रहे O3 मॉलिक्यूल क्या है, बेंट। तो ध्यान से देखो आप, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको 2 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला केस दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है सर। तो फिर यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको बेंट ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। अगर आप शेप बेंट देखने को मिलेगी, ज्योमेट्री की बात करते हो तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी। तो ये बात तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है, ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2-, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ आप चेक करो, ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के 7, 15 और फ्लोरीन के 9, तो 24 है बच्चों। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। यहाँ चेक करो, ऑक्सीजन के 8, 2 ऑक्सीजन के 16, 1 नाइट्रोजन के 7, तो 16 और 7 कितने हो गए बताओ,
मैथ तो तुम्हें हमारी पता ही 23, और माइनस का साइन भी है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना 24, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नहीं बेटा, ऑक्साइड फ्लोरीन का नहीं है, ऑक्सीजन का है। बिकॉज ऑक्साइड बनाने के लिए मतलब आपको फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड कराने पड़ेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब कोई फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बट फ्लोरीन अपने आप में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्सीजन ही है, मतलब ऑक्सीजन का। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये एनहाइड्राइड है पर क्लोरिक एसिड का, देख लो आप, HClO4 HClO4, यहाँ से आप वाटर रिमूव करो H2O, तो क्लोरीन बचेंगे 2, ऑक्सीजन बचेंगे 7। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। Given below are two statement. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion reason का है बच्चों, बिल्कुल recent क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ICl is more reactive than I2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्यों कह रहे हो सर आप? भाई इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हेलोजन एटम। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैटर आ जाता है। दो सेम लोगों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और दो डिफरेंट में है तो ऑब्वियस है बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। रीजन देखो क्या दिया है, ICl बॉन्ड इज वीकर, बिल्कुल सही बात है। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा गलती करवाते हैं, इसके लिए आप अलग से प्रैक्टिस करो, बुक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। नहीं मिल रही है तो बताओ, भेज देंगे, सब सॉफ्ट कॉपी में अपने पास अवेलेबल है मैटर। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड बन रहा है तो लीनियर होगा, ठीक है। यहाँ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, बट हेलोजन के पास आपको पता है 7 वैलेंस होते हैं, ठीक है। तो 7 वैलेंस होते हैं तो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर बेंट टी शेप आएगा। अब इतना जल्दी सर कैसे बता रहे हो भाई, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल आएगा, ठीक है। 7 सिग्मा तो पेंटागन बाई पिरामिडल, क्या बनेगा, पेंटागन बाई पिरामिडल। इतनी कमांड तभी हो पाएगी जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर रखा है। मैच करना A का थर्ड, ठीक है, B का फर्स्ट, A का थर्ड, B का फर्स्ट, A ऑप्शन में है, ठीक है। तो भाई बॉन्डिंग की बहुत सारी चीजें यूज होंगी, अगर बॉन्डिंग सही से पढ़ लिया ना और पीरियोडिसिटी, तो मेन ग्रुप अपने आप हो जाता है। नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। रीजन क्या है कि पहले से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो अब ये और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो लेंगे नहीं, अपने आप तो वर्क करेंगे नहीं, आपको जबरदस्ती ठूसने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द वर्क टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, वी आर फोर्सिंग देम कि भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो आप मेहनत कर रहे हो, आपकी एनर्जी जाएगी, उनकी थोड़ी जाएगी। नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सही बात है। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलत, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना ही नहीं रहे, इनके पास तो बस क्या है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज है। तो एक तरफ आप वीक डिस्पर्जन कह रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी बात पॉसिबल नहीं है, गलती नहीं है सर, ये पाप है, ठीक है कि नहीं। तो नोबल गैसेस का हाई नहीं लो होता है। तो हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा गलती आपसे करवा सकते हैं, गलती की गुंजाइश है नहीं सर। अब ये देखो जेनॉन के कंपाउंड्स को उनके स्ट्रक्चर के साथ, क्या ये चीजें हमने बॉन्डिंग में नहीं पढ़ी है भाई? डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देखना, और पूरी नहीं भी देखो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला लेक्चर जरूर देख लेना। आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे, एक तो बॉन्डिंग का और एक कहाँ का कवर होगा, मेन ग्रुप का। XeF4 को चेक करो तो जेनॉन के पास क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का मतलब कैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो ये आपको नजर आएगा स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा नजर आएगा आपको, स्क्वायर प्लेनर नजर आएगा। तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर, एक का 2, 2 जगह है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद XeF6 देखो तो
यहाँ पे आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ, XeF6, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं, हाँ ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। चलो XeO3 को चेक करो, तो XeO3 क्या है, देखो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा की वजह से आपका ये कैसा आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा, ठीक है, कैसा आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा। डी का फर्स्ट वो यहाँ दिया है, ए का 2 इससे हमने कर लिया, सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग XeO4। तो ध्यान से देखो आप, जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, एक ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ आप देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 4 ही क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ज्योमेट्री वगैरह क्या होगी सर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी बच्चों, शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। तो एक्सियो स्क्वायर प्लेनर, भाई पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फिर भी बाकी आप चेक कर लो, 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है ना, ये बने होंगे, ठीक है। sp3 p सिग्मा बॉन्ड है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जेनॉन का यहाँ पे, और ऑक्सीजन की प्योर p ऑर्बिटल, इस टेट्राहेड्रल भी है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों पी ब्लॉक ग्रुप 15 से 18 तक नीट के एग्जाम से इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स के क्वेश्चन मैंने कम से कम रखे हैं, बट वो जरूर किए हैं जिनका की लिंक है आपका किनके साथ, सॉल्ट एनालिसिस के साथ या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो अच्छे से बच्चों आप ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स ये जरूर पढ़ना, और जनरल प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनको भी जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद कौन सा आएगा, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू बच्चों।